हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 7 का बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। कुछ पर्यावरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि यूनिट 7 का एक प्रमुख टॉपिक है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी से ही लग जाओगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। सीट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आने वाली है। इसके अलावा ये हमारा, इसके लिए मैंने एल सीरीज़ चलाया है। आपको पता है मैं हर साल एक सीरीज़ चलाती हूँ, वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी सीरीज़ का 11वां भाग है, मतलब 10 वीडियो इसके पहले करा चुकी हूँ। यूनिट 1 के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो सारे लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी क्या होता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का एक संगठन है। ये बोल रहे हैं कि ये किस बैठक का प्रतिफल था। ये जो यूएनएफसीसी आया है, ये किस बैठक के प्रतिफल के फलस्वरूप आया है, किस बैठक में ये बोला गया कि यूएनएफसीसी को बनाओ, उसके बाद ये आया गया। सबसे पहले ये होता क्या है यूएनएफसीसी। यूएन से तो आप समझ गए होंगे, यूनाइटेड नेशन। एफ से मतलब होता है फ्रेमवर्क। एफ से मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क। सी से होता है कन्वेंशन, और इस सी से होता है क्लाइमेट चेंज, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय, ये अभिसमय मतलब होता है फ्रेमवर्क, जो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, वो किस बैठक में बनाया? मॉन्ट्रियल नवाचार में बनाया, या स्टॉकहोम सम्मेलन में बनाया, या क्योटो सम्मेलन में बनाया? ये किस बैठक में बनाया? तो ये बनाया है रियो शिखर सम्मेलन में। कब आया है ये? रियो शिखर सम्मेलन में आया है। याद रखना, जो यूएनएफसीसी है वो किस शिखर सम्मेलन का परिणाम है? तो जो यूएनएफसीसी है वो रियो शिखर सम्मेलन का परिणाम है। किसका है? रियो शिखर सम्मेलन का परिणाम है। ये रियो शिखर सम्मेलन कब आया था? 1992 में आया था। ये ब्राज़ील का एक रियो डी जेनेरियो नामक एक जगह है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रियो शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसको कहा जाता है, तो इसी रियो शिखर सम्मेलन को ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। याद रखना, रियो शिखर सम्मेलन ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यूएनएफसीसी किस में हुआ था? रियो शिखर सम्मेलन में ही हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके, उनका निदान किया जा सके, तथा ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना। ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित होती हैं उनको नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसमें एजेंडा 21 भी रखा गया था, जिसमें जैव विविधता संधि आदि महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात की गई थी। तो ये सारी रियो शिखर सम्मेलन की बात हो गई। बात करें अगर हम मॉन्ट्रियल नवाचार की या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ये आया था 1987 में। कब आया था? 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक का था ओजोन परत की रक्षा करना। ऊपर जो हमारे जो ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर रही है, उसकी रक्षा करना, क्योंकि उसमें छिद्र ना हो जाए ग्रीन हाउस गैसों प्रभावों के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण, इसलिए उसकी रक्षा करना, ग्रीन हाउस गैसों की रक्षा करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कब आया था? 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल का उद्देश्य क्या था? ओजोन परत की रक्षा करना मॉन्ट्रियल का उद्देश्य था। सन भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ओजोन दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। इसके बाद बात करें अगर हम क्योटो नवाचार की या क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो 1997 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और उनको मतलब कानूनी बाध्यता लगाना। जो देश इसको ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं उन पर कानूनी बाध्यता लागू करना, इसका क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और रियो शिखर सम्मेलन 1992 में आया था। चारों ही सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार और इनकी डेट लिख देती हूँ। मॉन्ट्रियल कब आया था? 1987 में आया था।
स्टॉकहोम कब आया था? 1972 में आया था। रियो शिखर सम्मेलन कब आया था? 1992 में आया था। और क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। चारों के चारों फैक्ट याद रखिएगा। आपके लिए भी क्वेश्चन है। जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन जिसको हम O3 बोलते हैं, ये दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो इकोसिस्टम शब्द दिया था वो किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था। सर ऑर्थर जी टेंसले थे, उन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था। और उन्होंने ये शब्द कब दिया था? 1935 में दिया था। इसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं इकोसिस्टम को। ये कब दिया था? A.G. टेंसले ने दिया था। ये कब दिया था? 1935 में A.G. टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, UN जनरल असेंबली ने 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए, देखो 2000 के बाद की मतलब सन 2000 के बाद क्या पर्यावरण स्थिति हो रही है, क्या होगी 2000 के बाद, उसके लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर एक विश्व कमीशन बनाया था। इस कमीशन को क्या कहा जाता था? सतत विकास आयोग कहा जाता था, एजेंडा 21 कहा जाता था, या ब्रटलैंड आयोग कहा जाता था? इसको कहा जाता था ब्रटलैंड आयोग। इसको पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के रूप में जाना जाता है। इसी ब्रटलैंड आयोग ने, जो आप लोगों का एक टॉपिक है ना सतत विकास अवधारणा, ये इसी या SDG जिसको बोलते हैं, ये इसी ब्रटलैंड आयोग ने दी थी। ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी। तो इसी सिफारिश पर ये सतत विकास आयोग बना था। UN जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसने 1985 में 2000 के बाद की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बनाया था, पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रटलैंड आयोग बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ब्रटलैंड आयोग को क्या नाम से जाना जाता है? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 1983 में इसकी स्थापना जो हुई थी, 1983 में ब्रटलैंड ने की थी, इसलिए इसकी स्थापना ब्रटलैंड आयोग के नाम से जानी जाती है। 1987 में इस ब्रटलैंड आयोग को भंग कर दिया था। इस ब्रटलैंड आयोग को भंग कब कर दिया था? 1987 में बंद कर दिया था। सतत विकास आयोग 1992 में पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, उस समय ये अवधारणा आ गई थी। लेकिन इस अवधारणा की मेन नींव कब रख दी थी? ब्रटलैंड आयोग ने रख दी थी। एजेंडा 21 की बात करें तो एजेंडा 21 क्या है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा इसको घोषित किया गया था। ये भी एजेंडा 21 भी कब आया था? 1992 में ही आया था, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़, चिपको आंदोलन, एक और पर चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये ग्रामीण किसानों द्वारा शुरू किया गया था। 1970 के दशक में ये शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सरकार द्वारा जो वृक्षों की कटाई होती है, उससे वृक्षों की कटाई को रोकना और जंगलों और पेड़ों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। अगला है, जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति किसके लिए लागू होती है? आदिवासी लोगों के लिए, वन समुदाय के लिए, ग्रामीणों के लिए, या JFMCS के लिए? तो ये लागू होती है JFMCS के लिए। क्या होता है ये JFMC? ये वन प्रबंधन के लिए एक सामुदायिक नीति होती है। 1988 में इसको निर्धारित किया गया था। कब निर्धारित किया गया था? इसको 1988 में निर्धारित किया गया था कि जंगल की देखभाल और जंगल में हिस्सेदारी के लिए इसको लागू किया गया था। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इसका फुल फॉर्म है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है, इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिए, मतलब इसका फुल फॉर्म है। जंगल की देखभाल और इसकी नीति जो होती है वो इसी के द्वारा ही लागू होती है, ये याद रखिएगा।
जैसे कि कोई जंगल है और ये एक एजेंसी होती है जो गांव स्तर पर या जो आरक्षित वन होते हैं उनके निकट गठित की जाती है, ताकि वहाँ का प्रबंधन किया जा सके। और ये वन संसाधनों का भी स्थायी प्रबंधन करती है, वन आवरण में सुधार भी करती है। तो इन सब के लिए ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदार होती है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, याद रखिएगा, यही जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। दिवस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा दिवस किस दिन आता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय अंत या महिला शिक्षा दिवस बोल सकते हैं। पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीवों की सुरक्षा को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव सप्ताह? अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। और ये कब से मनाने की घोषणा हुई इसकी? 1957 से इसको मनाने की घोषणा हुई है। कब से हुई है? 1957 से मनाने की इसकी घोषणा हुई है। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण चीज़ सबसे ज़्यादा कि अगर आप लोग MPPSC प्रीलिम्स से इस बार निकालना चाहते हैं तो इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ की जगह एक बैच बनाया है, उसका नाम है जुनून बैच। इस बैच में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं ट्रिक द्वारा हर टॉपिक सॉल्व कर, मेरा ये जैसे कि आप लोगों को खुद पढ़ना रहता है कि हमको ये पढ़ना है, वो आप लोग पढ़िए, लेकिन हम हमारे इन हैंड से एक टारगेट आपको देंगे। हमारा पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे कि अगला टॉपिक, आज का जो टॉपिक हम दे रहे हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश में शिक्षा और मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था। भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति, अर्थव्यवस्था की। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, ट्रिक्स रहेंगी, ऑनलाइन MCQ रहेंगे, PDF रहेंगी, थ्योरी नोट्स रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, MCQ भी रहेगा, ट्रिक वीडियोस भी रहेगी। और सबसे मेन चीज़, टेस्ट होगा। हर अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होगा। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक की आपको वीडियो बना के दी जाएगी, उसकी PDF दी जाएगी, उसको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा और फिर अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ जो होंगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम द्वारा होंगी। इसमें आपको पेड 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। टेलीग्राम में क्या होगा कि एक टेलीग्राम आपको टेस्ट के लिए मिलेगा, जहाँ केवल टेस्ट ही टेस्ट होंगे क्विज बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा एक जो होगा उसमें PDF, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, ट्रिक वीडियो, ट्रिक PDF, ये सारा आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के 4000 MCQ मिलेंगे। टोटल यूनिट वाइज 7500 MCQ मिलेंगे। ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी, थ्योरी भी, MCQ भी। इसके अलावा टेस्ट भी डेली, आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है। यहाँ आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। छोटे से छोटे टॉपिक के मैक्सिमम कितने MCQ बनते हैं वो सारा। और सबसे मेन चीज़, कठिन फैक्ट याद नहीं होते, कठिन डाटा याद नहीं होते हैं, तो वो हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। जैसे सपोज कीजिए, मैंने कल हमारे ग्रुप में एक याद कराया है कि जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर है वो कितनी है, अभी वर्तमान में 24% है। अब आपने याद तो कर लिया, अब आपने पढ़ लिया, आप सोचो कि याद हो गया। एग्जाम टाइम पे अब इससे मिलता जुलता है, आप भूल जाते हैं कि क्या है। तो हमने इसको कैसे याद कराया है कि चौबे जी हैं, चौबे जी एक उद्योग चला रहे हैं। चौबे जी क्या चला रहे हैं? उद्योग चला रहे हैं। तो चौबे जी से क्या हो जाएगा? 24। और औद्योगिक से क्या हो जाएगा? उद्योग। तो चौबे जी और उद्योग आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि चौबे जी का उद्योग है, चौबे जी की इंडस्ट्री है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्रिक द्वारा याद करवा रही हूँ। तो ये आप बहुत शानदार कोर्स है। अभी शुरू के 150 लोगों को इसका चार्ज 1499 है। ऑलमोस्ट 135-140 लोग हो चुके हैं। उसके बाद इसका चार्ज 1999 हो जाएगा। इस 1499 में आपको पूरा प्रीलिम्स का सारा सिलेबस मिलेगा, सारे MCQ मिलेंगे, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश स्पेशल, टॉपिक वाइज करंट को ट्रिक द्वारा हम याद करवाएंगे। जैसे कि सारे सूचकांक हैं, सारे देशों और राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो न्यू बने हैं, हमारे यहाँ आए हैं, वो सारा कवर कराए जाएंगे। करंट पुरस्कार होंगे, ये सारा ट्रिक द्वारा कवर कराया जाएगा। बाकी जितने एक्स्ट्रा फैक्ट है उसके 4000 प्लस MCQ दिए जाएंगे। एक बारी मैं बता देती हूँ क्या क्या दिया जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पूरा हमारा जुनून बैच है। इसमें टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक मिलेगी, चार्ट और चित्रों द्वारा टॉपिक याद करवाया जाएगा, ट्रिक्स द्वारा टॉपिक याद, ऑडियो लेक्चर्स द्वारा कठिन टॉपिक याद, टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, एमपी स्पेशल 3010 एमसीक्यू की ई बुक आपको मिली जाएगी, डाल चुकी हूँ मैं टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगी। 7500 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा चुकी। इसमें यूनिट 1 के जो कठिन टॉपिक उसकी मैंने थ्योरी बहुत शानदार तरीके से करवाई है। 2500 प्लस करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये अब एग्ज़ाम तक ही आपके 4000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 16 फरवरी का आपको एग्ज़ाम है, तो हम फरवरी तक का मतलब 10 फरवरी तक के करंट आपको करवाएंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट रहेगा। डेली का टारगेट, सबसे मेन चीज टारगेट रहेगा। आज आपने टेस्ट, जैसे कि आज हमारे यहाँ 9 बजे टेस्ट हुआ था, तो हम तुरंत अगला टॉपिक बता देंगे आपको कि रात को ही, और उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे उस टॉपिक का टेलीग्राम पर, और फिर वही टॉपिक का अगले दिन टेस्ट रहता है। सबसे हटकर स्कूल जैसी तैयारी है। हर यूनिट के बेस्ट 1000 एमसीक्यू है और फनी ट्रिक्स के साथ पूरा याद है। तो अगर आप हमारा ये पूरा का पूरा टेस्ट द्वारा डेली टारगेट पूरा करना चाहते हैं, एमसीक्यू लेना चाहते हैं, थ्योरी लेना चाहते हैं, 4000 करंट अफेयर्स, 1000 मध्य प्रदेश स्पेशल करंट, ट्रिक द्वारा कठिन टॉपिक, हर यूनिट के 1000 बेस्ट एमसीक्यू, हस्तलिखित चित्रात्मक सहित बनी पीडीएफ रोजाना तैयार करवाया जाएगा और उसका टेस्ट लिया जाएगा। यूनिट 1 से कठिन टॉपिक की सरल बनी ई बुक मिलेंगी। आरंभ के 150 लोगों को ये 1499 है। इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करके आपको बोलना है कि मैम हमको ऑनलाइन बैच लेना है, जुनून बैच लेना है। हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, जैसे ही पेमेंट आता है हम आपको हमारे तीनों ग्रुप से ऐड कर लेंगे। इस प्रकार के जो यूनिट 7 के क्वेश्चन, ये सारी पीडीएफ भी हमारी वहीं पर ही जाएंगी। ऐसे ही सारे एमसीक्यू आपको वहां पर मिलेंगे। क्वेश्चन है अगला, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। सबसे खुशी की बात, अभी मध्य प्रदेश में 2 और प्रोजेक्ट टाइगर हो गए हैं। राता पानी बन गया है माधव नेशनल पार्क, जो पहले था, और अब टोटल कान्हा नेशनल पार्क बन गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेश टाइगर रिजर्व, नौरा देही, है ना, और माधव नेशनल पार्क, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये अब टोटल होकर ये पूरे 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं मध्य प्रदेश में। और भारत की बात करें तो भारत में टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 2 टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को मिल गए हैं। तो ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। कैलाश सांख्य इसके जनक बोले जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, और उनको टाइगर मैन भी कहा जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की? 1973 में हुई थी। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। माधव नेशनल पार्क है, रातापानी है, संजय डुबरी है, नौरादेही है, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेच, कान्हा, ये टोटल अब कितने हो गए हैं? 57 हो गए हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आया था वो किसका परिणाम था, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं? ये किसका परिणाम था? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल, जैव विविधता या पृथ्वी से? कभी मैंने ऊपर भी बताया था, ये रियो, ऊपर कन्फ्यूजन करके आपको यहाँ पर रियो सम्मेलन दे दिया था और यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया था। ये वही रियो सम्मेलन है जो ब्राज़ील में हुआ था। इसमें 170 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। और ये जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ये एक प्रकार की संधि है जिसको 1994 में लागू कर दिया था। 1992 में ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन में आ गई थी। इसका उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता है उसको कम करना और जलवायु प्रणाली में मानव के हस्तक्षेप को रोकना, इसका उद्देश्य था। इस पर 197 देशों द्वारा वर्तमान में अनुमोदित किया है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि हर देश को मानना पड़ेगा, कोई भी देश अपनी स्वेच्छा अनुसार इसको मतलब मान सकता है। पेरिस समझौते की बात करें तो पेरिस समझौता जो आया था वो 2015 में आया था। मॉन्ट्रियल अभी मैंने बताया है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और जैव विविधता कन्वेंशन 1992 में आया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ये जो पेरिस समझौता है इसका लक्ष्य था कि जो औद्योगिक स्तर पर जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे करना है और औसतन इसको टोटल माना जाए तो उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, मतलब तापमान कम करने के लिए ये पेरिस समझौता आया था। तो ये फैक्ट याद रखना है।
अगला है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। मतलब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पर, स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उस पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। परसिस्टेंस मतलब होता है स्थिर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ऐसे केमिकल्स जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं वो इसके अंतर्गत पीओपी पॉप्स के अंतर्गत आते हैं। इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे 2001 में हुए थे। कब हुए थे? 2001 में हुए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 2001 में। वो 1972 में भी हुआ था, 2001 में भी हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 2004 में इस पर लागू हो गया था। ये 2004 में लागू हो गया था और 2001 में ये आया था। तो 2001 में आया और 2004 में ये लागू हो गया था। याद रखिएगा स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर कि उनके प्रभाव को हमको कम करना है। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2001 में हुए थे और 2004 से इसको लागू कर दिया गया था। याद रखिए। एक आपने सुना होगा एक बेसल संधि का नाम। बेसल संधि जो थी वो 1989 में आई थी और 1992 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य था जो खतरनाक जो कचरा होता है उसको मतलब नष्ट करना और उस पर्यावरण को उसके प्रभाव से बचाना। ये बेसल संधि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 1989 में आई थी और 1992 में क्या हुई थी? ये 1992 में ये लागू हो गई थी। एक रॉटरडम कन्वेंशन आता है। रॉटरडम कन्वेंशन कब आया था? 1998 में आया था। रॉटरडम कन्वेंशन कब आया था? 1998 में आया था। 2004 में लागू हुआ था। खतरनाक रसायनों के आयात से पृथ्वी को बचाना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। गुरुत्वाकर्षण पे वही तक काम करेगा जो या तो जल से संबंधित होगा, जहाँ पे समुद्र आते हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सुपरहिट एमसीक्यू ही हम हमारे जो जुनून बैच में करवा रहे हैं। किस तरह की पीडीएफ दी जा रही है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। ये इस प्रकार की वीडियो यहाँ पे दी जाती है हमारे जुनून बैच में। और ये पीडीएफ मैं ओपन करके बता देती हूँ आपको। देखिए इस प्रकार के बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत सरल तरीके से कलरफुल पीडीएफ बनाकर आपको दी जाती है आपकी तैयारी के लिए। ये यूनिट 6 की है। इस प्रकार के पीडीएफ यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको जो पढ़ने, और फिर इनको हम ट्रिक द्वारा वीडियो में भी याद भी करवाते हैं कि ट्रिक द्वारा आपको देखो ये वीडियो बनी हुई है इस प्रकार से। ये ट्रिक की वीडियो है। ये वीडियो में हम आपको इस प्रकार से याद भी कराते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 के भी हमने बहुत शानदार तरीके से जो है नोट्स बना के यहाँ पे दिए हुए हैं। नोट्स इतने इजी लैंग्वेज में है, हैंड रिटन है, पढ़ने से ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि ये वीडियो है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की वीडियो हम जो है इस जुनून बैच में देते हैं और ट्रिक द्वारा, या कठिन टॉपिक होता है तो उसको ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं। तो समय बहुत कम है, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी और इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी और फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम मेरा आकांक्षा 1957 के नाम से है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट लिंक से भी आप पहुँच सकते हैं। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र होते हैं वो समुद्रों से गुरुत्वाकर्षण के आधार पर टरबाइन को घुमाकर पानी प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग बिजली को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा काम करता है? जल विद्युत संयंत्र इसके अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता है कि 5 जून से मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है। तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 से मनाना स्टार्ट किया है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी घोषणा हो गई थी विश्व पर्यावरण सम्मेलन बनाने की और तभी से ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया जा रहा है। तो याद रखिए।
रखिएगा। अगला है डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना। इनमें से किसको हम प्रदूषण की कोटि या प्रदूषण की तीव्रता को समाप्त करने से जोड़ सकते हैं? बातन नहीं, एरोसोल तो प्रदूषित कण होते हैं, अपशोषण नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपशमन। उपशमन क्या होता है? एक भौतिक और रासायनिक घटना होती है। इसमें क्या होता है? परमाणु, अणु या आयन एक द्रव या एक ठोस पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उपशमन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इस प्रकार से MPPSC प्री में MCQ दिए जाएंगे। ये यूनिट 1 की थ्योरी नोट्स आपको दिए जाएंगे, दे चुकी हूँ मैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे सारा आपको मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।